सब तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्वेश्चन। बीपीएससी में जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी अटल टनल को पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल पार करती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल है, इसके पूर्वी जो पीर पंजाल है उसमें लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर माहौल और स्वाति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के जो उत्तर में दारचा घाटी है वहां तक ये जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन जो पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और लेजेंड प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बोर्ड थे। तो इस टनल की शुरुआत इन्होंने किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी और जे ने। और 3 अक्टूबर 2020 को जो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे पीएम मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो कब किया था? 3 अक्टूबर 2020 को। और मोदी जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी जो ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो कौन सी ट्रेन इसमें से अधिकतम दूरी सबसे ज़्यादा करती है इस ऑप्शन में से? तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल ये सबसे अधिक दूरी तय करती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 12,431 है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो त्रिवेंद्रम राजधानी है यात्री ट्रेन 12,431 अधिकतम दूरी तय करती है। वर्तमान में यह भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। और जबकि वर्तमान में भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे कहा है कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली गतिमान ट्रेन एक्सप्रेस है। और मतलब गति में सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो एक्सप्रेस है। और दूरी में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन तो विवेक एक्सप्रेस है। तो इसके अंतर को देख लीजिएगा कि सबसे अधिक अगर दूरी पूछेगा तो दूरी में ये विवेक एक्सप्रेस है। और सर्वाधिक तीव्र गति से, तो गति से चलने वाला ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन संख्या 15,905 बाई 15,906 है। और जो 4189 किलोमीटर की दूरी कहाँ से? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक तय करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुरियर जो डाक विभाग होता है उसमें कैसे आता है कुरियर की सेवा, उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो भारतीय डाक विभाग है द्रुत और डाक सेवा आरंभ कब किया था? तो 1986 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत का डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1986 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दूरभाष का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? प्रादुर्भाव इसे कहते हैं। तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में जो 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की स्थापना या शुरुआत कब कहाँ से? तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। प्रथम टेलीग्राफ लाइन को 1851 से 1881 के बीच इंग्लैंड में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद और कराची तक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। और औपचारिक सेवा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1882 ईस्वी को टेलीफोन सेवा की औपचारिक सेवा स्थापना हुई थी। 28 जनवरी 1882 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पाट अंचल स्थित है। तो पाट अंचल कहाँ स्थित है? झारखंड में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है और ये ऊंचे पठार होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश करने के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह विभाजित जो बिहार जब पहले विभाजन नहीं हुआ था झारखंड का, तो उस टाइम इसका नाम झुमरी तलैया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार
निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम का मतलब है कि जो सबसे बड़ा है पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके। तो इसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद से यूपी का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के बाद, उसके बाद से आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद से बिहार का। तो इसका ऑप्शन डी दिया है 3, 4, 1, 2। देखिएगा इसका क्षेत्रफल दिया है कि राज्य का क्षेत्रफल इस प्रकार है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश का कितना दिया है? तो उत्तर प्रदेश का दिया है कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 7 राज्य दिया है। तो इसमें दिया है कि असम की सीमाएं जो है कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों में असम की सीमाएं मिलती है इस प्रकार है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो असम से कौन कौन राज्य स्पर्श करती हैं या सीमाएं मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त कौन से 2 देशों की सीमाएं लगती हैं? तो भूटान और बांग्लादेश से भी असम की सीमा लगती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश के बारे में अगर पूछेगा कि कौन से 2 देश हैं जो असम की सीमा से लगते हैं, तो भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि जो गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के संघ शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। आगे दिया है कि बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो बोडो निवासी गारो पहाड़ी के हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बोडो जनजाति एक निरीह जाति और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के जो उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियाँ और असम के बोडोलैंड है वहाँ पे पाई जाती है। तो बोडो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियाँ और असम के बोडोलैंड में पाई जाती है। यह एक निरीह जाति है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो जनजाति मेघालय, मिजोरम और असम तीनों राज्यों में पाई जाती है। तो इसका आंसर 1 से अधिक होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आप लोग याद कर लीजिएगा गारो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मिजोरम, मेघालय, असम। 2011 जनगणना के अनुसार गारो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है, यानी कि 1 से अधिक रहता। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कहाँ तक पाई जाती है? तो 6,000 मीटर तक पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि ओल्डम के अनुसार गंगा के जलोढ़ नीचों की मोटाई कितनी है? तो 4,000 से 6,000 मीटर तक। और ग्लेनी के अनुसार तो 2,000 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की जो नदियां हैं वहाँ पे लंबाई इनकी इस प्रकार है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग को पता होगा 25 किलोमीटर, यानी कि 2,525 किलोमीटर। और गोदावरी की तो 1,465 किलोमीटर। और नर्मदा की 1,312 और महानदी की 851 मीटर। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका है? तो गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर बसा है? तो कानपुर शहर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनकी जनसंख्या दिया है। तो कानपुर की कितनी जनसंख्या है? तो 30,15,645। और पटना की, तो पटना का दिया है 25,14,590। और वाराणसी का कितना है जनसंख्या? तो 15,97,051 है। और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज नाम दिया गया, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, 14,72,873 दिया है जनसंख्या इसका।
आगे क्वेश्चन है कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास किस नदी का स्रोत है। तो किस नदी का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो यह ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के बीच राकस ताल से निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो तीनों हो जाएंगे ऑप्शन में। सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी पूछता है कि किस सरोवर से, तो मानसरोवर तिब्बत में जो पाया जाता है वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो तीस्ता, कामेक, सुबनसिरी, जलढाका, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग और कपिली है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कौन सा नाम दिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग त्वास्गपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में तो इसको जमुना के नाम से जानता है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा बार पूछता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो जमुना कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ये सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो चीन है वहाँ पाया जाता है, वहाँ से निकलती है, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करिए। कौन सा ऑप्शन सही है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है। तो ये सही है कि हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो ये ऑप्शन सही है। और अगला दिया है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो अधिकांश हिमालय नदियाँ है वो ब्रह्मसी होती है और हिमालय जो ग्लेशियर होता है वहाँ से जल प्राप्त करती रहती है। हमेशा जल पिघलता रहता है, जल नहीं बर्फ़ पिघल के जल बनता रहता है, इसलिए वो नदियाँ उसे बारहमासी कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहती हैं और जो हिमालय नदियों की ढाल होती है वो प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ी है। और हिमालय नदी होती है युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षारण का कारण बनती है। यानी कि हिमालय नदी अपने क्षारण का कारण अधिक बनती है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा से होकर बहती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। नर्मदा है और ताप्ती है। ताप्ती और नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है ये नदी पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और साबरमती नदी है। और राप्ती दिया था ऑप्शन में और घाघरा नदी ये इसकी सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो ऐसे देखिएगा कौन उत्तर पश्चिम है। ये दिशा उत्तर पश्चिम है तो यहाँ से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि इस दिशा में बहती है दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ और ईस्ट में। अगला क्वेश्चन दिया है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये ऑप्शन टीआरई की भी एग्जाम में पूछा था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को प्राइमरी के एग्जाम में शायद आया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। ये बीपीएससी में भी पूछा है 97, 98 दोनों साल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी नदी है जो कर्नाटक के कोडागु जिला है वहाँ पे ब्रह्मगिरी के तलवा कावेरी से निकलकर इसकी लंबाई कितनी होती है। तो 800 किलोमीटर की लंबाई और 87,900 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है कावेरी नदी। और इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, कहाँ तक। तो केरल, कर्नाटक,
तमिलनाडु और पुदुचेरी में तक फैला हुआ है और पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ पर यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्र श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। तो 3 द्वीप का कौन कौन सा निर्माण करती है कावेरी नदी? तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्र और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। तो सोन, नर्मदा और महानदी, तो सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और महानदी जो धमतरी के सिया पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। तो इसलिए इसका आंसर स्टार लगा हुआ है। देखिएगा कि सोन और नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक से निकला हुआ है, जबकि महानदी धमतरी के सिया पहाड़ी से निकला हुआ है। तो सिया पहाड़ी इसमें ऑप्शन में रहता, तो इसका आंसर क्या होता? आप लोग ऑल ऑफ द अबव होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि दामोदर नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 592 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी भू संबंधित नदी है? तो लूनी नदी है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली के श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और 495 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रण से दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, यानी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो कोसी नदी करती है। सबसे ज़्यादा ये बाढ़ का कारण बनती है और तबाही लाती है बिहार में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी सब अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग का परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह के मार्ग को बदला है। आगे का क्वेश्चन दिया है कि जो दामोदर और कोयल नदी है, इसके साथ सुवर्ण नदियाँ, इनमें से कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो झारखंड में, आप लोगों को पता होगा। और ये सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? तो हुगली नदी में। और सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।